हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर लिए होंगे। साथियों, आपने क्लास 10th हिंदी का पेपर दे दिया होगा और बहुत ही अच्छा पेपर आपका गया, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं साथियों अपने क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 में जो मैथ का पेपर 1 मार्च को होने वाला है, उसकी तैयारी हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतर तैयारी होगी। बस आप लोग साथियों ईमानदारी से इस क्लास को देखिएगा। यही क्लास नहीं, आज के बाद जितनी भी क्लास 1 मार्च से पहले पहले आएंगी मैथ को लेकर के, उन सभी क्लास को दिखेगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा, बशर्ते सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब मैं आपको पीवाईक्यू करवा रहा हूँ तो पीवाईक्यू करिए। दिन भर में 1 डे में सिर्फ 3 क्लास मैथ की मिलने वाली है। अगर आप 4 दिन में मेरी 12 क्लासेस को देख लेते हैं तो आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी इस मैथ के पेपर को लेकर के। तो आइए साथियों शुरू कर दें आज इस क्लास को। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अगर हम बात करें, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, तो ये साथियों आपका होता है पेपर कोड। अगर ये पेपर कोड आपका छूट जाता है आपकी कॉपी में तो आपके लिए नुकसानदायक होता है। अपनी कॉपी में पेपर कोड जरूर लिखिएगा मेरे साथियों। यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का पेपर देख के रखा है, ये सारी जानकारी आपको पता होगी। 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए होता है और 3 घंटे पेपर को करने के लिए होता है। मैं कहूँगा आप लोग पहले पेपर पढ़िए जरूर, जिससे पता चल जाएगा आपको क्या पता और क्या नहीं पता। जिससे क्या होगा कि आपको जो पता पहले वो करेंगे, जिससे आपका पहला प्रदर्शन अच्छे से हो जाए। ओके, बाकी सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं कि आपको वो एमआर पे कैसे भरना है, वो एमआर में किस पेन से भरना है, तो ब्लैक पेन से भरना है, गलती नहीं करनी है। बाकी हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करते रहेंगे। आज मैं इस पेपर का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। 1 क्लास 1 पेपर सॉल्यूशन होगा, देखिएगा बहुत बेहतर तरीके से मैं पेपर सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। साथियों, खंड आ जो होता है वो एमसीक्यू होता है और इसको ओएमआर शीट पे करना होता है। ओके, लेकिन ओएमआर शीट पे करने के साथ मैं साथियों बताना चाहूँगा कि जब तक कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि आप भी देखते ही साथियों टिक लगा देंगे, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि जिसको साथियों जब तक आप कॉपी पे हल नहीं करेंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे। तो साथियों सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न लिखा हुआ है साथियों, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। साथियों जब भी बहुपद से सवाल आ जाए तो त्रिघात है कि एक घात है कि दो घात, वो समझिएगा। त्रि है तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 3। क्योंकि साथियों त्रि का मतलब होता है 3। तो साथियों जिस भी बहुपद की सबसे बड़ी पावर 3 होगी उस बहुपद को त्रिघात बहुपद कहा जाता है। और याद रखिए त्रिघात बहुपद के शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे। अब जितनी सबसे बड़ी पावर होगी उतने ही उसके शून्यांक होंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अब देखिए, अब जो मेरे पास सवाल है अब आपके लिए बहुत ही लगने जा रहा है सवाल। देखिए, अगर हम दूसरा नंबर सवाल हल करें, दूसरा नंबर सवाल है, लिखा है 140 का आभाज्य गुणनखंड होता है। आभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 140 का हम लोग क्या करेंगे साथियों, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, आपको आ रहा है तब भी इस क्लास को देखिए, नहीं आ रहा तब भी देखिए, बहुत कुछ सीखने को साथियों मिलेगा। आप घमंड में मत रहिएगा कि मुझे सब कुछ आता है। सब कुछ आने वाले को ना कभी कभी गलतियाँ पता चल जाती हैं। तो क्लास पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर 2 से काटेंगे 35 हो जाएगा, 5 से 35 हो जाएगा और 7 एक कम 7 हो जाएगा। अब इसको अगर हम 140 को सही तरीके से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 कितनी बार आया, 2 बार आया साथियों, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हम इसका मैचिंग करेंगे कि किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए में मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, जो कि आपका करेक्ट जवाब होगा। 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। इस तरीके से साथियों हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो मैंने प्रश्न संख्या 1 और 2 आपके सामने हल किया है आपको समझ में आया होगा और आप धीरे धीरे सारे प्रश्नों को समझने के लिए तैयार होंगे। आइए साथियों आगे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, भाज्य, भाजक, भागफल व शेषफल में संबंध होगा। मैं एक फार्मूला बताता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आपने इसको पढ़ा होगा। आर क्या है साथियों, आर को बोलते हैं शेषफल। ओके, बी को बोलते हैं साथियों भागफल। ध्यान से समझ लो, मैं डीपली समझा रहा हूँ। रिमाइंडर क्वोशिएंट बोलते हैं। बी जो आपका होता है ये भाजक होता है। ओके, और ये होता है भाज्य। तो भाज्य शुरुआत में होगा, फिर भाजक होगा, गुणे में भागफल होगा, फिर प्लस शेषफल होगा। वही ऑप्शन आपका सही होगा।
तो लास्ट में शेषफल वाला ढूंढो, तो ये नहीं हो सकता और ये तीन में से कोई एक होगा। लेकिन गुणे में शेषफल लगा तो ये भी नहीं हो सकता। अब इन दो में से कोई एक होगा। तो शुरुआत में यहाँ पर भाजक है, क्योंकि यहाँ पे भाज है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा जवाब सही है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है साथियों कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और यहाँ पर साथियों -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 में युग्म का हल होगा। कितने हल होंगे? तो देखिए यहाँ से इसको लगाएंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें साथियों तो a1 का मान वहाँ से अगर पहले समीकरण से लेंगे तो 1 हो जाएगा, a2 का मान यहाँ से लेंगे तो -3 हो जाएगा, b1 का मान यहाँ से लेंगे तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे b2 का मान लेंगे तो -6 हो जाएगा, बराबर c1 का मान लेंगे साथियों तो यहाँ पर साथियों 5 हो जाएगा, और c2 का मान यहाँ 1 हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर बात करें 2 1 कम 2 2 3 6, तो 1/-3 का और बराबर -1/3 बराबर 5। तो ये तो बराबर है, ध्यान दीजिएगा ये दोनों बराबर है बट ये नहीं बराबर। तो जहाँ पर साथियों a1/a2 और b1/b2 बराबर होता है बट c1/c2 नहीं बराबर होता है, तो वहाँ पर होता है समांतर। क्या होता है? समांतर रैखिक युग्म होता है, और समांतर का होता है कोई हल नहीं। ध्यान दीजिएगा कोई हल नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो जहाँ पर साथियों a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2 आ जाता है, वहाँ पर कोई हल नहीं होता है। तो 4 नंबर में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है साथियों। यहाँ पे लिखा अद्वितीय हल, 2 हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, इसमें लिखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों 4 नंबर में मैंने आपको बताया कि कोई हल नहीं, लेकिन कोई हल नहीं तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, अगला सवाल साथियों लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है समांतर श्रेणी -5 -1 -3 सॉरी -5 -1 3 7 का सारवंतर होगा। सारवंतर बोले साथियों डी निकालना है। क्या निकालना है? डी बराबर सूत्र क्या होता है साथियों? a2 - a1 होता है। क्या होता है? a2 - a1 होता है। इस वन को हम यहीं पर हल करते हैं। तो अगर हम a2 की बात करें -1 दे के रखा है प्यारे बच्चों, और a1 की बात करें तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में -5 रखेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे साथियों क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ, -1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस मतलब 5 में जब 1 जाएगा तो 4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है साथियों, कि क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर आपका डी सही है कि यहाँ पर सारवंतर कितना है, इसका 4 है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं मेरे प्रिय साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विविधकर होगा। विविधकर मतलब साथियों डी निकालना होता है। तो डी का सूत्र क्या होता है? d² बराबर होता है साथियों d बराबर b² - 4ac। ये सूत्र याद कर लो, d बराबर b² - 4ac विविधकर का सूत्र होता है। तो b² - 4ac ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। उम्मीद करता हूँ ये आपका जरूर समझ में आया होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम लोग हल करते हैं तो लिखा 2 बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी का सूत्र हमें लगाना साथियों। तो d बराबर क्या होता है? √ साथियों ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको रूट पूरे से रखेंगे। बिंदु हमारे पास क्या देखे रखा है? 2, 3 और ये 4, 1 देखे रखा है। इसे x1 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा? √ प्यारे बच्चों, और x2 का मान क्या है? 4 माइनस x1 का मान 2 हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y2 का मान क्या है? 1 है, माइनस y1 का मान कितना है साथियों? 3 है, का होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा। तो अगर d बराबर की हम बात करेंगे साथियों तो कितना हो जाएगा? 4 में से 2 हो जाएगा, 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो अगर हम 2 की बात करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, यहाँ पर कितना होगा? 4 होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा साथियों? d बराबर √8 हो जाएगा। और 8 को अगर हम तोड़ेंगे भी तो क्या टूटेगा साथियों? 4 × 2 टूटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 4 को जब बाहर निकालते हैं तो यहाँ 2 बन जाता है, 2 √2। ये कहीं आपका सूत्र का आंसर आएगा, मतलब दूरी कितना आएगी? 2 √2 आएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 2 √2 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है।
जैसे मैंने सॉल्व किया है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है साथियों, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो यम का मान, जब मूल बराबर हो साथियों तो डी का मान 0 रखते हैं। चैप्टर 4 से आया है क्वेश्चन से साथियों। तो लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को लिखेंगे और मैं इसको हल करने जा रहा हूँ। देखिएगा मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ, लिखूंगा 3x² - 12x प्लस m = 0। ये हमारे पास दे के रखा है तो लिखेंगे चूंकि कितने मूल बराबर हैं, के मूल बराबर हैं, तो लिखेंगे चूंकि मूल बराबर हैं तब d = 0। जब मूल बराबर हो तो d का मान 0 होता है, तब सूत्र क्या लगेगा, b² - 4ac = 0। तो b² = कितना हो जाएगा साथियों, 4ac हो जाएगा। इतना समझ में आएगा, क्योंकि जब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाता है। अब अगर हम a की बात करें यहाँ से तो साथियों 3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से b की बात करें साथियों ये -12 हो जाएगा और c की बात करें तो यम हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अगर हम यहाँ पे सूत्र पे रखें तो 12 माइनस का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 4 × 3 हो जाएगा, गुणे सी का मान यम हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है प्यारे बच्चों, और 4 × 12 गुणे एम। तो यहाँ से जब काटेंगे 12 कम 12 12 12 यम 144 होता है। तो यम का मान कितना आएगा, 12 आया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यम का मान 12 कैसे आया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा साथियों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर आप साथियों डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर साथियों डी सही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अब अगला क्वेश्चन साथियों लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा त्रिभुज ये पढ़ लीजिए। लिखा है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a है, मतलब 2a है, इसकी प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अगर हम 9 नंबर की बात करेंगे साथियों तो पहले सूत्र में आपको बता दें तो लिख लीजिए शीर्षलंब की लंबाई, ठीक है, शीर्षलंब की लंबाई का जो सूत्र होता है ये होता है साथियों साइड गुणे √3/2, ये सूत्र होता है। साइड मतलब कोई भी भुजा, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा देखिए रखा है ये किसका है साथियों, ये समबाहु त्रिभुज का। सभी त्रिभुज का अलग अलग होता है, लेकिन ये समबाहु त्रिभुज का मैंने बता दिया है। तो साइड साथियों कितना देखे रखा है, 2a, तो 2a हो जाएगा गुणे √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, a गुणे √3, यही आपका आंसर आएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर साथियों आपका सी सही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। जो भी डाउट हो तुरंत पूछ लीजिए साथियों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित का माध्य होगा, माध्य निकालना है। क्या निकालना, माध्य निकालना है। तो पहले मैं इसको सारणी को अच्छी तरीके से बना लेता हूँ। ये वर्ग अंतराल लिखा है तो हम यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख लेंगे साथियों, वर्ग अंतराल, ओके। यहाँ लाइन खींच लेंगे इसे। वर्ग अंतराल बाद बारंबारता, बारंबारता को साथियों मेरे बच्चों यहाँ पर लिखा जाता है एफ से, क्या लिखते हैं, F1 से लिखा जाता है। और इसके बाद बारंबारता के बाद हमें निकालना होता है साथियों XI। ध्यान से देखिएगा। वर्ग अंतराल अगर देखा जाए तो 1 से 3 देखिए रखा है, 1 से 3 लगाएंगे, यहाँ से 3 से 5 लगाएंगे, फिर 5 से 7 लगाया जाएगा, 7 से 9 लगाएंगे, 9 से 11 देखिए रखा है। बारंबारता कितना देखिए रखा है, 3 2, 3 2 के बाद 4 देखिए रखा है, 2 देखिए रखा है, 3 देखिए रखा है। अब मैं इसको हल करता हूँ, माध्य निकालना है। ध्यान दीजिए, इसके बाद हमें निकालना होगा FI और XI, ओके। अब चूंकि वर्ग अंतराल और वर्ग अंतराल से हम निकालते हैं XI। वर्ग अंतराल को क्या XI कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दे। क्या, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दो, तो 3 1 कितना होगा, 4। और जब 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा साथियों। वर्ग अंतराल, इसे वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल की अपर सीमा, लोअर सीमा और अपर सीमा को जोड़ करके साथियों 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि जब 1 + 3 2 करेंगे कितना आएगा, 4/2, कितना आएगा, 2 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका 2 आ जाएगा। तो 5 3 8, 8 का आधा कितना होगा, 4 होगा, ओके। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। ट्रिक भी बता दे रहा हूँ कि इसका 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 होगा, इसका अंतर 2 आएगा, तो यहाँ भी अंतर समान आएगा। 7 5 12, यहाँ 6 होगा, 9 7 16, इस यहाँ पर 8 होगा, 11 9 20, यहाँ पर 10 होगा, ओके। अब यहाँ पर FI XI निकालना है, इसको गुणा करेंगे साथियों। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये FI XI का मतलब गुणा करना है। 4 6 चौको 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा,
10 नहीं 30 हो जाएगा। ओके, अब जो हमें माध्य निकालना है तो माध्य का जो सिंपल सूत्र होता है, ये प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है, एक्स बार से माध्य को लिखा जाता है। ये सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब तो जोड़, एफ आई यहाँ पर है, एफ आई एक्स आई यहाँ पर है, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 3 2 5 5 4 9 आ जाएगा साथियों, 9 2 11 11 3 14। सिग्मा एफ आई कितना आएगा 14 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24 6 30 30 38 हो जाएगा, और 24 6 30 30 60 60 20 80 और 4 84 कितना आएगा साथियों, ये 84 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अगर हम एफ आई एक्स आई का मान यहाँ पर 84 यहाँ पर रख देंगे, और यह सिग्मा एफ आई का मान 14 है, 14 यहाँ पर रख देंगे, तो 14 है कम 14, 14 छंग 84, तो मैं कहूँगा कि एक्स बार माध्य कितना आएगा 6 आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में साथ जो 6 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपके सामने माध्य निकाला है ये बहुत ही आसान विधि है, और मैंने लगाया है, आपको समझा रहा हूं तभी समय लगा है, आप लगाएंगे और भी कम समय में हो पाएगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के प्रश्न कैसे लगेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 जैसा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं आना चाहिए, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं होता है। ये वर्तमान समय में सिलेबस से हटा दिया गया है साथियों, फिर भी आएगा तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अगर ऐसे सिंगल करके आया है तो इसका आंसर 1 आएगा। क्या आएगा 1 आएगा। और कैसे आया है मैं ये आपको समझाता हूँ। देखिए साइन 27 डिग्री लिखा है और नीचे कॉस 63 डिग्री लिखा है, तो साइन 27 को हम कॉस 63 में बदलेंगे तो लिखेंगे ये हो जाएगा साथियों साइन, मतलब कह रहा है साइन को कॉस में बदलना है तो कह देंगे कॉस, ध्यान से देखिएगा कॉस 90, ध्यान से देखिएगा कॉस को साइन को कॉस में बदलना है तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री। अब 27 लाना है तो 90 में से कितना घटा दें कि 27 हो जाए 63, तो साइन 90 माइनस 63 अपान कितना हो जाएगा कॉस 63, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है तो कॉस थीटा, तो कॉस 63 डिग्री अपान में कॉस 63 डिग्री हो जाएगा। ये कट जाएगा, बराबर में 1 आएगा। जैसे मैं ट्रिक तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाता है साथियों, तो अगर अपने बोर्ड एग्जाम में आपको करना है बेहतर तरीके से, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस 1 पर टिक लगा देना है। अगर ऐसे आया है 1 2 करके आया है तो उसका आंसर बदल जाएगा, लेकिन अगर 1 आया है, कुछ भी आया है तो उसका आंसर 1 आएगा, अगर इस तरीके से आया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो लिखा है कि कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा कॉस ए बराबर देके रखा है साथियों √3/2 देके रखा है, और साइन 2a का मान पूछ के रखा है। तो पहले बात तो साइन 2a का हम लोग फार्मूला बता दूं मैं आपको। साइन 2 का फार्मूला होता है साथियों 2 साइन ए और कॉस ए होता है। ध्यान से देखिएगा, तो हमें साइन ए का मान नहीं पता, कॉस ए का मान पता, तो हम पहले साइन ए का निकालेंगे। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे, ध्यान से देखिएगा, और त्रिभुज जब हम लोग बना लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कई सारे मान्स को मैं पुट कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक डायरेक्ट तुम्हें फार्मूला बताता हूँ। एक फार्मूला याद कर लो कि साइन ए बराबर होता है √ साथियों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस फार्मूले को याद कर लीजिए, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हमें साइन 2a का मान निकालना है, मैंने फार्मूला तोड़ दिया, तो ये 2 गुणे साइन ए का फार्मूला क्या होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर है गुणे कॉस ए का मान कितना √3/2 है। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अब इसकी अगर हम लोग बात करें ध्यान से देखिएगा, तो 1 माइनस कॉस ए का मान कितना √3/2 है। ये हो जाएगा आपसे कि नहीं होगा, हो जाएगा साथियों। अब 2 1 कम 2 हो जाएगा, पहले बात इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो √ जब निकालेंगे इसका तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 3 ही होगा क्योंकि यहाँ पर रूट लगा है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, गुणे में √3 यहाँ पर बचा, यहाँ पर भी √3 बचा। ओके, अब ध्यान से देखिए 4 1 कम 4 हो जाएगा, तो √ क्या होगा 4 माइनस 3 और नीचे ये 4 हो जाएगा, गुणे √3 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा प्यारे बच्चों, तो कितना बचेगा 3 ही बचने वाला है, और नीचे √4 का मान 2 होता है, गुणे 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, और √4 का मान 2 होता है, ऊपर 3 बचा, 3 1 कम 3 तो √3/2 आया।
एक ये तरीका था और एक तरीका ये त्रिभुज वाला जो मैंने आपको पहले कई वीडियो में बताया है, उस तरीको भी देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी 3 MCQ पेपर करवा दिया है जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आए हुए हैं, वहाँ से भी काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे। उन वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाइए, क्लिक करिए, और प्ले लिस्ट पर मैंने 12 वीडियो से ज़्यादा वीडियो पहले दे दिया है जो कि PYQ की वीडियोज़ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ से कितना आंसर √3/2 आया, कैसे आया मैंने आपको शुरुआत से बताया। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिए। तो इसका आंसर कितना आएगा, √3/2 आएगा। तो देखते हैं, √3/2 ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि 10 + 1 + tan स्क्वायर ए अपन 1 + cot स्क्वायर ए का मान कितना होगा। बहुत ही आसान है, मैं आपको समझा सकता हूँ बहुत ही आसान तरीके से, बस ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करने जा रहे हैं 1 + tan स्क्वायर ए अपन 1 + cot स्क्वायर ए। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो tan को तोड़ सकते हैं हम लोग, क्या tan को हम लोग तोड़ सकते हैं sin स्क्वायर ए अपन cos स्क्वायर ए में। ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। नीचे यहाँ पर 1 + ये टूटेगा साथियों cos स्क्वायर ए, ये sin स्क्वायर, ये इसको आपको याद होना चाहिए कि sin किस में टूटेगा और cos किस में टूटेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए अपन cos स्क्वायर ए। यहाँ पर करेंगे sin ए कम क्या हो जाएगा साथियों, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। जब sin से गुणा करेंगे तो cos बगल में है रख लेंगे, और नीचे क्या बचा, ये बचा sin स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पलटेंगे। इसको जब पलटेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब हमारा क्या बनने जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये पलटेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए का मान 1 होता है, ये 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये क्या है आपका, ये आपका cos स्क्वायर ए है। और यहाँ पर भी इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसको पलटेंगे, नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये होगा sin स्क्वायर ए, और इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो इसको याद ही कर लीजिए कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साथियों sin ए कम sin, तो sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए कितना मान हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। अगर इसका उल्टा आ जाता कि cos स्क्वायर ए अपान cot sin स्क्वायर ए कितना होगा, cot स्क्वायर ए के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए आया है, कहाँ कितना बनेगा, tan स्क्वायर ए बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में कितना ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अगला सवाल लिखा हुआ है साथियों क्वेश्चन नंबर 14 में कि sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a का मान होगा। ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएगी, नहीं ध्यान दोगे नहीं समझ में आएगी। मैं यहीं पर समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 को, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि sin 2a बराबर 2 sin a कब बराबर होगा। तो अगर sin 2a को खोलेंगे तो क्या होगा, 2 sin a cos a बराबर 2 sin a। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 35 का मान रखेंगे तो बदल जाएगा, 45 का मान रखेंगे तो यहाँ पर सेम, यहाँ पर दूसरा आएगा, यहाँ पर दूसरा आएगा। 60 का रखेंगे तो दूसरा होगा। लेकिन हम 0 रख के देखते हैं तो sin 2 गुणे sin 0 डिग्री, ध्यान से देखिएगा, फिर cos 0 डिग्री बराबर 2 गुणे sin 0 डिग्री। इसका मान हम यहाँ पर हल करते हैं तो sin 0 का मान था तो 0 होता है, 2 गुणे 0, और इसका मान 1 होता तो 1 होगा बराबर sin 0 का मान 0 होता है, 2 गुणे 0 होगा। तो टोटल का मान 0, इस टोटल का मान 0, 0 बराबर 0 आया। तो साथियों याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा कि sin 2a बराबर 2 sin a किस डिग्री के मान के बराबर होगा, 0 डिग्री के मान के बराबर होगा। सवाल ये कह रहा था कि a का मान हम कितना रख दें कि साथियों दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो a का मान अगर 0 डिग्री हम रख देंगे तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कि 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश के मैं फार्मूला बता देता हूँ, फार्मूला पहले याद कर लो कि 1/4 पाई r स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा और मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे साथियों, वरना आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हल लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। क्या देके रखा है, गिवन डेट
अब इतना सजाने मत लगना, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि साथियों ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। नंबर आपको यहाँ का मिलेगा, यहाँ का एक नंबर भी नहीं मिलेगा। ये तो हम अपनी संतुष्टि के लिए हल कर रहे हैं। क्या देखिएगा, प्रधि, प्रधि को इंग्लिश में बोलते सरकमफ्रेंस, मतलब 2πr, 2πr देखे रखा 22, क्या देखा 22। अगर हम इसको खोलेंगे तो 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर बराबर 22। तो इस 22 को हम साथियों यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, तो 2/7 गुणे आर बराबर 1 आएगा, मतलब 7 एक कम 7 हो जाएगा, तो आर बराबर आएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये आर का मान आया। निकालना क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र मैंने अभी आपको बताया। अब ध्यान दीजिए 1/4 ये हो जाएगा गुणे पाई का मान हम लोग क्या रखेंगे 22/7 रखेंगे। आर का मान कितना आया है 7 का मान, आर का मान 7/2 आया है। आर स्क्वायर इस मान को हम 2 बार रखेंगे, मतलब 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि जब आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब 2 बार रखा जाएगा, तो 7/2/7/2 हो जाएगा। एक 7 से 7 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ऊपर कितना बचेगा 11 गुणे 7 बचेगा, नीचे 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया 11 से 77 और नीचे कितना हो गया 8। और चूंकि क्षेत्रफल निकालना था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 77/8 किस ऑप्शन में छिपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में 77/8 जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आया होगा। आज अब क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, कैप्सूल का संयोजक है। कैप्सूल आपने खाई है कि एक टोपी यहाँ से लगी होती है, बीच में इतना लंबा होता है, फिर ये इससे फिर होता है। अब देखें तो ये आपका क्या है बेलन है, ये क्या है अर्धगोला है, क्या अर्धगोला है। अब हम लोग इसी पे बात करेंगे कि एक बेलन और 2 अर्धगोले के संयोजन को क्या कहते हैं कैप्सूल कहते हैं। 2 शंकुओं, ये गलत ऑप्शन है आपका। एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का ये हो सकता है। अभी और देखते हैं, एक बेलन एवं 1 अर्धगोले का ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 अर्धगोला है। एक बेलन और 2 गोले का ये भी गलत है, 2 गोला हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका साथियों बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है कि एक कैप्सूल में 2 अर्धगोला होते हैं और एक बेलन होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको समझ में आया होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक, यहाँ देखिए माध्य देके रखा है, बहुलक देके रखा है, माध्यक निकालना है। मैं एक ऐसा आपको सूत्र बताने जा रहा हूँ, अगर वो सूत्र याद कर लेंगे तो ये चाहे वो माध्य देके रखा हो या माध्यक देके रखा हो या बहुलक देके रखा हो, इन तीनों में से कोई एक निकालना होगा, आप जरूर निकाल पाएंगे। मैं एक रिलेशन बताने जा रहा हूँ और रिलेशन आपको याद जरूर होना चाहिए। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में एक संबंध मैं बता रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। बहुलक बराबर जो सूत्र होता है 3 गुणे माध्यक, इसी को माध्यिका कहते हैं, -2 गुणे माध्य। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें साथियों तो बहुलक बाद में, मतलब बहुलक का मान 35 दे के रखा गया है। ओके, 3 गुणे हमें माध्यक का मान निकालना है, तो 3 गुणे क्या लिखेंगे माध्यक लिखेंगे, -2 गुणे माध्य लिखेंगे। माध्य का मान कितना देके रखा 32 देके रखा है। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि 35 बराबर 3 गुणे माध्यक, ओके, -32 दूना 64 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस वाले को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 3 गुणे माध्यक, ध्यान दीजिएगा, 3 गुणे माध्यक बराबर 35 + 64 हो जाएगा। तो अगर इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे माध्यक बराबर 5 4 9 6 3 9, मतलब 99 आएगा। अब 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 3 3 9 3 3 9। तो जो माध्यक आएगा मेरे प्यारे बच्चों, माध्यक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं मोड। तो मोड जो आने वाला है वो 33। दिस इज योर आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में 33 किस ऑप्शन में सेट करेगा, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ सकता है आपका डी। सो तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसे मैंने हल किया है ये देख लीजिए, क्वेश्चन भी देख लीजिए और आंसर भी जो मैंने सॉल्व किया है ये देख लीजिए। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ, उसके बाद ऑप्शन टिक करने का तरीका बताता हूँ। मैं डायरेक्ट करके ला सकता था, मैं आपको टिक करवा देता, आप समझ नहीं पाते। इसलिए मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ कैसे लगाया जाएगा प्रश्न, तभी तो लगा पाओगे असली वाला टिक। लो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। सबसे देखने में कठिन लेकिन सबसे सरल तरीका बता के जाऊँगा जिससे कि आप लगा पाओगे। देखिए
पूछा कि इस बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। बहुलक वर्ग निकालने के लिए बारंबारता में आओ, सबसे बड़ी बारंबारता छोड़ लो। तो इस बारंबारता में सबसे बड़ी जो बारंबारता है 19 है। तो सबसे बड़ी जो बारंबारता होती है उसी के सामने जो साथियों वर्ग अंतराल होता है वही साथियों बारंबारता सारणी कहलाती है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये क्या बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए सबसे बड़ी बारंबारता देखिए, उसके सामने ऊपर जो वर्ग अंतराल होगा वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो 15 से 20, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या है। देखिए 10 होने के लिए क्या चाहिए मैं आपको ये बता देता हूँ, तभी आप समझिएगा। देखिए पहले सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखा, 10 होने की घटना। एक तो क्या हो सकता है, दोनों में 5-5 आ जाए। जो आप दोनों पासा उछालिए तो दोनों 5-5 आ जाए, या तो दोनों में 4-6 आ जाए, या दोनों में 6-4 आ जाए। इसके अलावा कोई ऐसी घटना नहीं मिलेगी जिसमें जोड़ने पर 10 आए। सवाल ये कह रहा है कि दो पासे को उछाला गया और दोनों में वो घटनाएं याद के लिए या उन घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें साथियों योगफल 10 आए। तो उन दोनों को चाहे जितनी बार पटका जाएगा, जब यही 3 जब आएंगे तभी 10 आएगा, इसके आगे नहीं हो सकता है। ये तो 10 होने की घटना हो गई। कुल घटना कितनी हो गई, ध्यान से देखिएगा। कुल घटना, तो पहले बच्चों कुल घटना के लिए मैं कहूँगा कि 6 गुणे 6 क्यों कि एक पासे में 6 संख्या होती है, दूसरे पासे में भी 6 होगी। तो जब भी पलटेंगे तो ये घटना 6 गुणे 6 करके आएगी 36। तो कुल घटना कितनी है 36, और 10 होने की घटना कितनी है 3। तो आइए मैं इसकी प्रायिकता निकालता हूँ। तो लिखेंगे P योगफल, P मतलब प्रायिकता, योगफल 10 होने की, ध्यान समझिएगा। तो ऊपर लिखेंगे अनुमानित घटना या संभव घटना, तो 3 है। कुल घटना 36 है। 3 एकम 3, 12 3 36। हमारा आंसर कितना आएगा 1/12 आएगा। तो जो 1/12 है क्वेश्चन नंबर 19 का, यही आपका ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 1/12। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जब भी प्रायिकता निकाली जाती है ऊपर रखी जाती है जो साथियों आने की घटना होती है, नीचे कुल घटना रखी जाती है। तो 10 होने की घटना कितनी बार, 3 बार है, तो मैंने ऊपर 3 लिख दिया। कुल घटना कितनी 36 बार है, मैंने नीचे 36 लिख दिया। मैंने इसको रिड्यूस कर दिया जो कि मेरा 1/12 आंसर आ गया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके उसका रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी। सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा। अगर हम एक पासे को फेंकते हैं प्यारे बच्चों, तो पासों की संख्या, पासों पर अंकित अंक कौन कौन से हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है। तो ये पूरी अंकित है। तो कुल घटना कितनी है, ध्यान से देखिएगा। कुल घटना की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। लेकिन सवाल पूछा है सम संख्या आने की, तो लिखेंगे अनुकूल घटना। क्या है, अनुकूल घटना। अनुकूल मतलब सम कितनी संख्या आई है, तो 1 2 3, 3 बार आई है। तो हम क्या प्रायिकता निकालेंगे, P लिखेंगे सम संख्या आने की। क्या, सम संख्या आने की। मैंने क्या बताया, ऊपर क्या रखते हैं अनुकूल घटना, तो अनुकूल घटना 3 हो गई। आप जब लॉन्ग क्वेश्चन लगाएंगे तो जरूर सूत्र लिखेंगे। नीचे लिखा जाता कुल घटना, नीचे 3 हो के बाद 6 हो गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। जो भी डाउट हो पूछ लीजिए। अभी तक साथ हम लोग 20 MCQ को हल कर चुके हैं। देखते हैं कि 20 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही है, 1/2। तो क्वेश्चन नंबर साथियों 20 में ऑप्शन नंबर आपका C सही है, जो कि साथियों 1/2 आया है। कैसे आया है ये आप जरूर जान गए होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहा हूँ और लाता रहूँगा। बाकी साथियों अब हम लोग हल करना शुरू करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को।
साथियों इस क्लास में हम लोग टोटल है 20 MCQ कर चुके जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एक ऐसी प्लान मैंने कर लिया है कि एक वीडियो में MCQ करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को करूंगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अभी तक मैंने साथियों 4 वीडियो बना दिया है और इसके आगे भी वीडियो बनती रहेगी MCQ की। मतलब कि 80 प्रश्न हो चुके हैं आपके MCQ की। अगर उन्होंने आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाकर देख लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, बहुत ही मेहनत करके लाया हूँ, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट करेगा ये वीडियो। तो जरूर शेयर करिए दोस्तों संग। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी साथियों इसके नेक्स्ट वीडियो और इसके आने वाले वीडियोज मतलब कि 1 मार्च से पहले तक वीडियो को देखते रहिएगा। जो भी मैथ को लेकर के वीडियो आएगी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, ये मत बटन फिल करिएगा बड़ी वीडियो है, लेकिन उसे देखते रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथियों 2025 बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, बस आप सतर्कता अपनाइएगा, गलती कतई मत करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।